मेरा छोटा देवर हर रोज मुझसे कहता कि आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। मैं भी बच्चा समझकर कहानी सुन लेती और कहानी सुनते ही मुझे नींद आ जाती, क्योंकि वो कम उम्र था, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ना रहती जब अगले दिन सास मुझे मारने लगती कि तुम मेरे मासूम बच्चे का फ़ायदा उठा रही हो। मुझे बड़ी हैरत होती कि वो तो सिर्फ मुझे कहानी सुनाता है। एक रात ऐसा हुआ, मैंने सोने का नाटक किया और कहानी ना सुनी। अभी लेटे 10 मिनट ही हुए थे कि रूह कांप गई। मेरा नाम शुमेला है। मैं एक पढ़े लिखे घर में पैदा हुई थी। मेरे अब्बा यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे और मेरी अम्मा रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर थी। हम 2 ही बहनें थी, मैं बड़ी थी और मुझसे छोटी का नाम आयला था। मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और रोज अब्बा के साथ यूनिवर्सिटी आया जाया करती थी, जबकि आयला अभी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही थी। हमारा कोई भाई नहीं था, लेकिन अब्बा ने फिर भी हम में कोई फर्क नहीं रखा था और कभी इस बात का एहसास ना होने दिया कि 2 बेटियां बोझ होती हैं। आस पड़ोस और रिश्तेदारों की तरफ से हमेशा हमें इस बात का ताना मिला था। मेरे अब्बा को कई बार मेरे चाचा लोगों ने सलाह दी कि वो दूसरी शादी कर लें। बेटे के लिए बेटियां तो पराया धन है, ब्याह कर दूसरे घर चली जाएंगी तो वह अकेले हो जाएंगे, तो बेहतर है अपने बुढ़ापे का सहारा तलाश कर लें। लेकिन अब्बा ने कभी उनकी बात नहीं मानी थी और हमें सबसे पहले और सबसे आगे रखा था। मेरे अब्बा दुनिया के सबसे अच्छे अब्बा है। उन्होंने कभी हमें किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने दी। खानदान में कोई भी मैट्रिक से आगे पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मेरे अब्बा ने खानदान से बगावत की थी और हम बहनों को अच्छी पढ़ाई करवाई थी और इसीलिए खानदान का कोई भी शख्स हमें पसंद नहीं करता था। जो कोई भी हमारे बारे में जो कुछ भी सोचता था, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब्बा ने हमें यकीन दिलाया था कि हम बहुत बेहतर और अच्छे लोग हैं। किसी की बातें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि हमारे अब्बा हमारे साथ हैं। हमारा छोटा सा घर खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन फिर अचानक इस सुकून में पत्थर पड़ा और खुशियों को लोगों की नज़रें निगल गई। आसमान टूटकर हमारे सरों पर आ गिरा था और पैरों तले से जैसे किसी ने जमीन खींच ली थी। इतना बड़ा दुख हमें जिंदगी में कभी नहीं देखा था, जितना बड़ा हमें मिल चुका था। हम तो अब्बा के लाड प्यार से पाली नाजुक बेटियां थी और इतने बड़े गम को झेलते झेलते हम किरची किरची हो गई थी। एक तूफान था, इसने हमारे घर का रुख किया और फिर सब कुछ तबाह हो गया था। एक सैलाब था जो आया और हमारा सुकून और खुशियां सब कुछ बहा कर ले गया था। हुआ कुछ यूं था कि अब्बा रोज की तरह अपनी गाड़ी से यूनिवर्सिटी गए थे। बदलते मौसम की वजह से मुझे फ्लू ने घेर रखा था, तो अम्मा ने मुझे जाने से रोक दिया था। मैंने छुट्टी की तो आयला ने भी छुट्टी कर ली कि दोनों बहनें दिन को खूब मौज मस्ती करेंगे। और अब्बा को गए अभी मुश्किल से 1 घंटा ही हुआ होगा कि सरों पर बिजली गिराती हुई एक कॉल मेरे मोबाइल पर आई और दूसरी तरफ से जो खबर आई वो सुनकर मैं सदमे में आ गई थी। कोई कयामत की घड़ी थी, तो वही एक घड़ी थी जिसमें मेरा वजूद राख बन के आसमानों में उड़ गया। अम्मा और आयला मुझसे पूछ रही थी कि आखिर हुआ क्या है। मुझसे मेरा अपना आप नहीं संभाला जा रहा था। अगर आयला और अम्मा वो खबर सुन लेती तो मैं इनको कैसे संभालती, लेकिन बताना तो था। आखिरकार मैंने बहुत मुश्किल से मम्मी और आयला को बताया कि अब्बा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और अब्बा जख्मी अस्पताल में भर्ती हैं। अम्मा ने जब सुना तो आयला और अम्मा की हालत मुझसे से भी बदतर हो गई थी। मैंने बड़ी होने के नाते आंसू पोंछकर खुद को थोड़ा मजबूत किया और चादर ओढ़कर बाहर निकल आई। एक टैक्सी रोककर अम्मा और आयला को बुलाया और फिर हम तीनों टैक्सी में बैठकर अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। हम तीनों के दिल बहुत तेजी से धड़क रहे थे और मुझे इस बात का बहुत डर लग रहा था कि जाने अब्बा कैसे होंगे, ठीक भी होंगे या नहीं, क्योंकि जिस भी इंसान ने अब्बा के फ़ोन से फ़ोन करके अब्बा के एक्सीडेंट की खबर दी थी, उसने ये भी कहा था कि हालत बहुत गंभीर है।
हम अस्पताल पहुंचे तो अब्बा आईसीयू में थे। डॉक्टर ने बताया कि अब्बा को बहुत चोटें आई हैं और सबसे ज्यादा जख्मी उनकी रीढ़ की हड्डी और एक टांग हुई है, जिसकी वजह से अब वो सारी जिंदगी चल नहीं पाएंगे। 2 दिन बाद अब्बा होश में आए तो आपने माजूरी का सुनते ही उस सदमे में चले गए थे। इस सदमे के बाद अब्बा चुप हो गए। हम जितनी भी बातें करते थे अब्बा बोलते नहीं थे। डॉक्टर ने कहा कि अब्बा को घर ले जाना ही बेहतर रहेगा, जहां उन्हें अच्छा माहौल और अच्छी केयर मिले। हम अब्बा को घर ले आए थे। अब्बा की माजूरी की वजह से इनकी नौकरी खत्म हो गई। जो जमा पूंजी थी वो अब्बा के इलाज पर खर्च हो गई और अब घर अम्मा की पेंशन से बहुत मुश्किल से चल रहा था। अम्मा प्राइमरी स्कूल की टीचर रही थी, इसलिए इनकी पेंशन भी बहुत कम थी, जिससे घर चलाना और हम लोगों की फीस भरना नामुमकिन था। तो घर की बड़ी बेटी होने के नाते हमने जिम्मेदारियां निभाने का सोचा और एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम वेटर की जॉब कर ली। रात को मैं रेस्टोरेंट से खाना घर लेकर जाती ताकि घर के खर्चे को काबू किया जा सके। वैसे भी रेस्टोरेंट में अच्छा खासा खाना बच जाया करता था, जो मैनेजर साहब पैक करवाकर तमाम नौकरों को दिया करते थे। हमारे मैनेजर काफ़ी अच्छे आदमी थे। हमारे घर के हाल अब पहले से ठीक हो गए थे। अब्बा की हिम्मत थी जो सबको संभाले हुए थे। हम तो मिलकर भी अब्बा का मुकाबला नहीं कर सकते थे। सब रिश्तेदार तो पहले से ही हमारे खिलाफ थे। अब तो वो हमारे घर झांकते तक ना थे कि हम जिंदा भी हैं या मर चुके हैं। किसी को हमसे कोई लेना देना नहीं था। अब्बा जब ठीक थे तो कोई ना कोई रिश्तेदार आ ही जाया करता था, लेकिन जब से अब्बा बिस्तर पर पड़े थे तो उनकी तबीयत पूछने भी कोई नहीं आता था। वो अपनी जान बचाते कि कहीं उन्हें हमारी मदद ना करनी पड़ जाए। कुछ वक्त गुजरा तो मेरे एग्जाम हो गए और मुझे डिग्री मिल गई। मैंने किसी बड़ी कंपनी में नौकरी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। मल्टीनेशनल कंपनी में पढ़ाई के साथ साथ स्टाइलिश होना भी जरूरी होता है, और मैं पहले ही सादा से थी। अब अब्बा की माजूरी के बाद जिम्मेदारियां संभालते संभालते मैं खुद से बेखबर ही हो गई थी। आयला मुझे इतना कहती रहती थी कि मैं ज़रा सी लिपस्टिक लगा ही लिया करूं इंटरव्यू पर जाते हुए, लेकिन मुझे यही लगता था कि मुझे नौकरी मेरी काबिलियत की वजह से मिलेगी, जो मिलने से रही थी। जब मैं नौकरी के लिए धक्के खा खा कर थक गई तो अम्मा ने मुझे अब किसी भी कोशिश से मना कर दिया और मेरी शादी का सोचने लगी। मेरी बात बचपन से ही ताया के बेटे से तय थी। ताया के बेटे का नाम सुहेल था और वो पिछले महीने ही लंदन से पढ़ाई पूरी करके वापस आया था। वो MBA करके आया था और वह भी लंदन से, तो उसे हाथों हाथ लिया गया था और एक बड़ी फर्म में नौकरी मिल गई थी। लंदन से आने के बाद वह कई बार अब्बा का हाल पूछने हमारे घर आया था और मुझे वो काफ़ी अच्छा इंसान मालूम हुआ था। अम्मा चाहती थी कि वो जल्द से जल्द मेरी शादी कर दें, क्योंकि खानदान की कई लोग अपनी बेटी के लिए सुहेल की आस लगाए बैठी थी। अम्मा को ये फिक्र थी कि कहीं सुहेल को कोई और लड़की पसंद ना आ जाए, क्योंकि खानदान की सारी लड़कियां एक से बढ़कर एक थी और कम से कम मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा हसीन थी। मैंने तो खुद की हालत खुद ही ऐसी बना रखी थी कि अगर किसी की गलती से नज़र पड़ जाती तो दूसरी बार देखना कोई गवारा ना करता। मुझे भी सुहेल पसंद था और आखिर बचपन की मंगनी थी। मैं जानती थी मेरी शादी उससे होनी है जो मेरे मरहूम दादा जान ने तय की थी। इसी वजह से मैं दिल में इसी के लिए जगह बनाई रखी थी। लेकिन फिर एक दिन सारी उम्मीदें टूट गई। किस्मत ने एक बार फिर मेरे साथ खेल खेला और मेरे दिल में पनपती आरजू का गला घोट डाला था। हुआ कुछ यूं कि अम्मा कई दिन तक ताया जान और ताई जान का इंतजार करती रही कि वो आकर रिश्ते की बात करेंगे और बरसों पहले तय किए गए रिश्ते को बाकायदा कोई नाम देंगे। लेकिन काफ़ी दिन तक इंतजार करने के बाद भी ताया जान और ताई जान की तरफ से कोई सिग्नल ना मिला था। मैंने एक दिन सुना कि ताई जान सुहेल के लिए लड़कियां देखती फिर रही है। मैंने सुना तो मुझे बुरा लगा।
लेकिन अगले पल मैं अपने आंसू पहुंचकर पुरसुकून हो गई थी। लेकिन अम्मा को बेचैनी लग गई थी। अब्बा ने सुना तो अब्बा को भी बहुत बुरा लगा। ताया जान ने खुद अब्बा से कहा था कि वो अपनी बेटे की शादी मुझसे करवाएंगे। इसीलिए तो जब वो लंदन जा रहा था तो अब्बा ने एक भारी रकम दी थी, क्योंकि अब्बा को कहा गया था कि सोहेल अब्बा का ही दामाद है, वह पढ़ लिख लेगा तो अच्छी नौकरी हासिल कर लेगा और अगर अच्छी नौकरी होगी तो मैं भी खुश रहूंगी। अब्बा ने मेरी खुशी के खातिर सारी शेविंग दे दी थी। लेकिन अब ताया जान और ताई जान बदल गए थे। उनका बेटा अच्छा कमाने वाला हो गया, इसीलिए अब सबको वह पाँव की जूती तले रख रहे थे। मैंने अम्मा अब्बा से ये कह दिया, इस बात को यहीं छोड़ दिया जाए। अगर सोहेल की और मेरी शादी नहीं हो सकती तो यह कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं, ऊपर वाले ने मेरे लिए भी कोई ना कोई बना रखा होगा। लेकिन आखिर वह भी माँ बाप थे, इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते थे। अगले दिन जब मैं कॉलेज पढ़ाने चली गई तो उन्होंने आयला को साथ लिया और ताया जान के घर जा पहुंची। मैं कॉलेज के बाद में होटल चली जाया करती थी, इसीलिए वापसी देर रात ही होती थी। लेकिन मैं जब भी आती थी तो अम्मा अब्बा की कमरे की बत्ती जल रही होती थी, क्योंकि अम्मा जाग रही होती थी। और फिर अम्मा और आयला मेरा लाया हुआ खाना खाती थी, जबकि अब्बा का परहेज ही खाना उन्हें पहले ही खिलाकर दवाई दे दी जाती थी। अम्मा और अब्बा सो जाते थे, लेकिन आज अम्मा अब्बा के कमरे की बत्ती बंद थी और दरवाज़ा भी बंद था। मैं पैक किया हुआ खाना किचन में रखकर कमरे में आई तो आयला को बेचैनी से कमरे में टहलते पाया था। मुझे देखकर वह रुक गई। उसके गालों पर आंसू थे जिनको उसने सख्ती से साफ किया और मुझे पानी का गिलास दिया। पानी पीकर मैंने उसे अपने पास बैठाया और पूछा कि क्या हुआ है, तो वह बात को टाल गई। लेकिन मैं समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है, वरना रोज मुझे आयला हंसती हुई मिलती थी। मेरे पूछने पर आयला ने मुझे बताया आज शाम को अम्मा और अब्बा के साथ ताया जान के घर गई थी। अम्मा का ख्याल था कि वो ताई जान से बात करेगी तो वह जरूर मान जाएंगे, लेकिन ताई जान ने तो ज़रा बराबर भी लिहाज ना रखा और अम्मा और अब्बा को बहुत बेइज्जत करके अपने घर से निकाला था। इतनी बेइज्जती पर अब्बा की तबीयत खराब हो गई थी, तो वो जब ताई जान के घर से निकल रहे थे तो सोहेल कहीं से आ रहा था और वही अब्बा को अस्पताल लेकर गया था और उसी ने घर भी छोड़ा था। अम्मा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी, इसलिए उन्होंने खाना भी नहीं खाया और लेट गई थी। मेरी अपनी भूख ये सब कुछ सुनकर खत्म चुकी थी। सबसे ज़्यादा दुख अपने ही देते हैं और हमारे अपने तो बहुत जालिम निकले थे। मुझे सोहेल में अब कोई दिलचस्पी नहीं रही थी और ताई जान तो थी ही बदतमीज औरत, इनके लिए तो दिल में नफरत भर गई थी। मैंने अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाकर आयला को खुश किया। मैं अपनी वजह से अपनों को ही दुख नहीं देना चाहती थी। सुबह मैंने कॉलेज से छुट्टी कर ली, क्योंकि आज मुझे फिर एक इंटरव्यू के लिए जाना था और मुझे आज यकीन था कि मुझे आज जॉब मिल ही जाएगी। मैं जहां इंटरव्यू के लिए गई वहां 50 और लड़कियां मौजूद थी, जिन्हें देखकर मेरी उम्मीद टूट गई थी। लेकिन जब मैं उस ऑफिस के बॉस से मिली तो मैं काफ़ी रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि बॉस काफ़ी हंसमुख और फ्रेंडली था और मेरी ही उम्र का था। मुझे हैरानी हुई कि वो इतनी सी उम्र में ही कैसे इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। इसने मुझसे कुछ सवालात किए। वो पहले ही मुलाकात में काफ़ी अच्छा इंसान मालूम हुआ था। मुझे जॉब मिल गई थी और सैलरी काफ़ी ज़्यादा थी। मैं वापसी पर मिठाई का डिब्बा लेकर घर पहुंची तो वहां सोहेल पहले से ही मौजूद था, इसलिए उसने मुझे सलाम किया था। लेकिन मुझे उसे देखकर बहुत गुस्सा आया था। मैं बिना उसके सलाम का जवाब दिए अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद जब वो चला गया तो अम्मा मेरे पास आई तो सोहेल आज वो पैसे वापस करने आया था जो लंदन जाते हुए अब्बा ने उसे दिए थे। अम्मा बहुत खुश थी क्योंकि आज सोहेल वादा करके गया था कि वो अपने माँ बाप को मनाकर बहुत जल्द मेरा रिश्ता लेकर आएगा और उसने ये भी कहा था उसके माँ बाप जो भी कहे वो शादी सिर्फ मुझसे करेगा,
क्योंकि उसे मैं बहुत पसंद हूँ। अम्मा उसके दिलासों से बहुत खुश हो गई, लेकिन मुझे तो ना सोहेल और ना ही सोहेल के दिलासों में दिलचस्पी थी। मैंने अम्मा को अपनी नौकरी की खबर सुनाई और उनका मुंह मीठा करवाया। लेकिन मेरी माँ मेरी जॉब से ज़्यादा सोहेल के आने से खुश थी। मैंने अम्मा की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि सोहेल और मेरी शादी कभी नहीं हो सकती। मैंने अगले दिन ऑफिस ज्वाइन कर लिया और पूरी लगन से अपना काम करने लगी थी। ऑफिस का माहौल भी काफ़ी दोस्ताना था और बॉस तो था ही अच्छा। थोड़े ही अरसे में मैं काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो गई थी और सुहेल अभी तक अपने माँ बाप को मना कर लाने में नाकाम था। मुझे काम करते 3 माह हो चुके थे और इसी दौरान आयला का रिश्ता आया था। आयला के साथ ही लड़के ने ग्रेजुएशन की थी और वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। अच्छी नौकरी करता था और एक अच्छे घराने से उसका ताल्लुक था। और सबसे बढ़कर वो और आयला एक दूसरे को पसंद करते थे। अम्मा और अब्बा चाहते थे कि पहले मेरी शादी हो, लेकिन अभी इसका दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तो मैंने अम्मा और अब्बा को आयला की शादी के लिए मना लिया और आयला की शादी मैंने बहुत धूमधाम से की। आयला की शादी हुए अभी कुछ माह हाई हुए थे कि अचानक कुछ अजीब हुआ, इतना अजीब जिसका मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे बॉस आर्यन ने मुझे प्रपोज कर दिया। उसे मेरी सादगी से मोहब्बत हो गई थी और अब वो मुझसे शादी करना चाहता था। मुझे कभी ना कभी शादी तो करनी ही थी, सो मैंने अम्मा से बात कर ली। अब मैं भी सोहेल की तरफ से मायूस हो चुकी थी। अम्मा मेरे फर्ज को अदा करना चाहती थी, इसीलिए वह भी मान गई। और यूं आर्यन अपने भाइयों और भाइयों के साथ मेरे घर मेरा रिश्ता लेकर आ गया। आर्यन के 3 और भाई थे जो शादीशुदा थे। आर्यन सबसे छोटा था। आर्यन की भाभी कुछ खुश नहीं लग रही थी, शायद वो आर्यन के मजबूर करने पर आई थी। लेकिन मुझे उनसे क्या लेना देना, आर्यन मुझसे मोहब्बत करता था, इतना ही काफ़ी था। पहली ही मुलाकात में शादी की तारीख तय कर दी गई और आर्यन की भाभी मुझे मंगनी की अंगूठी पहनाकर चली गई थी। सोहेल ने सुना तो मेरे घर आया और मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे उससे कोई बात नहीं करनी थी। मैंने तो सुहेल का बहुत इंतजार किया था, लेकिन वो अपने माँ बाप को नहीं मना सका था। मेरी शादी आर्यन से बहुत धूमधाम से हुई। आर्यन तो बहुत खुश था और अपने लिए अपने शौहर की आंखों में इतनी मोहब्बत देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। जिंदगी ने तमाम गम मेरी जिंदगी से ख़त्म कर दिए थे और अब मैं आर्यन के साथ एक मुकम्मल और खूबसूरत जिंदगी गुजार रही थी। मैं आर्यन एक दूसरे की संगत में बहुत खुश थे, लेकिन खुशियों की मुद्दत बहुत कम होती है। वो आती है सिर्फ जल्द से जल्द जाने के लिए, और मेरी जिंदगी में तो खुशियाँ हमेशा से ही बहुत कम ही रही है। मुझे खुशियाँ से ज़्यादा देर रात नहीं आती। इस बार भी ऐसा ही हुआ था, खुशियाँ आई और चली गई, लेकिन मैं कुछ ना कर सकी थी। मेरी जिंदगी में कयामत टूट चुकी थी, जिसने मेरी रूह को बर्बाद कर दिया था। हुआ कुछ यूं था, आर्यन इन दिनों बहुत खुश था कि उसे बहुत बड़ा बिजनेस प्रपोजल मिला, जिसकी वजह से उसकी कंपनी बहुत ऊपर तक जा सकती थी। लेकिन अचानक से आर्यन की कंपनी में आग लग गई थी और सब वर्कर्स को आग से निकालकर महफूज जगह तक पहुंचाते पहुंचाते आर्यन को आग की लपटों ने पकड़ लिया और मेरे आर्यन को जलाकर मार डाला था। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मेरी जिंदगी से आर्यन का नामो निशान मिट चुका था। मेरा इतना प्यार करने वाला शौहर चला गया और मैं कुछ ना कर सकी थी। मैं उसे चाहकर भी जाने से नहीं रोक पाई थी। आर्यन को मरे अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उसके भाभी और भाइयों ने अपनी असलियत दिखा दी। मुझे मेरी इज्जत के दिन भी नहीं गुजारने दिए इस घर में, और मेरे माँ बाप को बुलाकर मुझे निकाल बाहर किया था। आर्यन की सारी कंपनी जल चुकी थी, इसलिए मेरे पास आर्यन की यादों के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। मैं खाली हाथ वापस अपने माँ बाप के घर आ गई थी और एक लंबे अरसे तक सदमे में रहने के बाद जिंदगी की तरफ लौट आई थी, जिसने बड़ा हाथ आयला और उसके 2 नन्हे मुन्ने बच्चों का था।
और सोहेल भी मेरी इद्दत के बाद अक्सर मुझसे मिलने आता था। उसने माँ बाप की फोर्स करने के बावजूद अभी तक शादी नहीं की थी, क्योंकि उसे सिर्फ मुझसे मोहब्बत थी और मेरे बाद उसे कोई अच्छी नहीं लगी थी। मुझे अब मोहब्बत और मोहब्बत भरी बातों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अम्मा फिर से मेरा घर बसा हुआ देखना चाहती थी। वो अक्सर मुझे समझाती रहती थी कि औरत को मर्द की ज़रूरत हमेशा रहती है, और मैं आखिर मान ही गई थी। और इस बार तो सोहेल ने भी अपने माँ बाप को मना कर रखा हुआ था, या शायद वो मजबूर हो गए थे सोहेल की जिद के आगे, और मेरे लिए रिश्ता ले आए थे। यह मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरा पहला शौहर मुझसे इश्क करता था और मेरा होने वाला दूसरा शौहर भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। आखिरकार मेरी शादी सोहेल से हो ही गई। मुझे कभी लगा करता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, लेकिन जोड़े और किस्मत आसमानों पर बनते हैं, और हमारे भी वहीं से बनकर आए थे। मैं रुखसत होकर सोहेल के घर आई तो शिवाय सोहेल के किसी का भी रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं था। बड़े भाई साहब और ताया जान तो बात करना भी पसंद नहीं करते थे, और भाभी तो आते जाते कोई ना कोई ताना मार जाती थी, और ताई तो मुझे जादूगरनी कहा करती थी जिसने उनके फरमाबरदार बेटे को काबू कर लिया था। सोहेल का 13 साल का भाई था जिसके साथ मेरी थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी। वो पहले भी कभी कभार हमारे कमरे में आ जाया करता था स्कूल के किसी सवाल को हल करवाने, और अब तो मैं उसके हर वक्त करीब थी। वो हर वक्त मेरे पास ही रहा करता था। ये ताई जान को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे ये समझ नहीं आती थी कि ताई जान को मुझसे इतनी नफरत क्यों है। उनको सोहेल की शादी करवानी तो थी, मुझसे हो गई तो क्या कयामत आ गई। मुझे ताई जान पर बेहद गुस्सा आता था, लेकिन सोहेल की वजह से मैं सब बर्दाश्त कर जाती थी, क्योंकि एक तो वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, दूसरा वो मेरे लिए ढाल बन जाया करता था। मेरे छोटे देवर को जाने कहाँ से अचानक कहानियों का भूत चढ़ गया, और वह भी सुनाने वाला। सोहेल इन दिनों लंदन गया हुआ था, तो मैं अकेली थी, तो मैंने अपने देवर की डिमांड मान ली। वो रोज जाने कहाँ से कहानियाँ सुनकर आता और फिर मेरे पास लेटकर कहानियाँ सुनाने लगता। वो छोटा सा बच्चा था, मेरे लिए मेरी औलाद की तरह था, इसलिए मैं उससे बहुत मोहब्बत के साथ पेश आती थी और इसकी कहानियाँ सुन लिया करती थी। और जैसे जैसे वो कहानियाँ सुनाता जाता, मुझे नींद आती जाती थी और मैं सो जाती थी। पहली बार जब मेरा देवर मुझे कहानी सुनाने के लिए मेरे पास आया, तो मैंने बच्चा समझकर उसे अपने पास सुला लिया और उसकी कहानी को सुनते सुनते खुद भी सो गई। और जब अगली सुबह उठी तो बाहर ताई जान की शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी। मैं उठकर देखने बाहर आई कि हुआ क्या है, तो ताई जान मेरा नाम ले लेकर मुझे कोस रही थी, और फिर मुझे देखते ही उठ खड़ी हुई और मुझे बालों से पकड़कर मारने लगी। मेरे सर पर जख्म आया, लेकिन मुझे हैरानी उनकी बात पर हुई जो मुझे मारते हुए कह रही थी कि मैं उनके बेटे का फ़ायदा उठा रही हूँ। मुझे समझ ना आई कि वो ये बात किस सेंस में कह रही थी। मुझे चोट तो लगी थी, लेकिन मैंने ना ही सोहेल को बताया और ना ही अपने माँ बाप को, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सोहेल अपने माँ बाप से इस बारे में चर्चा करे, और मेरे माँ बाप पहले से ही मेरी वजह से काफ़ी तकलीफ सह चुके थे, और अब मैं मजीद कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी। और वैसे भी आयला के शौहर की प्रमोशन हुई थी, तो उन्हें डिफेंस में बंगला भी मिल गया था, तो वो अम्मा अब्बा को भी अपने साथ ले गई थी। मैं उनको बता देती तो वो परेशान होकर वापस आ जाते और फिर से अकेले रहने लग जाती। इसलिए मैंने ताई जान को इग्नोर किया, लेकिन फिर उनकी फालतू की बातें और बढ़ने लगी। मेरा देवर रोज मेरे पास आता और मुझे कहानी सुनाने लगता। वो बच्चों जैसी ही बेतुकी कहानियाँ होती, जिसे सुनते ही मुझे नींद आ जाती और अगले दिन ताई जान का हंगामा और मार मुझे पड़ती। मेरे सर पर जख्म बन चुके थे, लेकिन ताई जान को तरस ना आता। वो मेरे बाल खींचते यही कहती थी कि तुम मेरे मासूम बेटे का फ़ायदा उठा रही हो, और मैं बस हैरान ही हो जाती कि वो छोटा बच्चा मुझे तो सिर्फ कहानियाँ सुनाता है,
तो ये क्यों ऐसा कहती हैं? मैंने फैसला किया कि मैं पता लगाऊंगी कि ताई जान ऐसा क्यों कहती हैं, आखिर मामला है ही क्या। उस रात भी जब मेरा देवर मेरे पास आया और कहने लगा कि वो मुझे कहानी सुनाएगा, तो मैंने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास लिटा लिया। वो कहानी सुनाने लगा तो मैं झूठ मूठ की आंखें बंद करके लेट गई। लेकिन आज मैं सोई नहीं थी, बावजूद इसके भी कि मुझे सख्त नींद आ रही थी। मैं आंखें बंद कर लेती थी लेकिन मेरा ध्यान कहानी की तरफ नहीं था। लेकिन मैं अपनी सास की बातों को याद करके उन सब बातों को समझने की कोशिश कर रही थी जो समझ से बाहर थी। अभी मुझे लेटे हुए 10 मिनट ही हुए थे कि मैंने आहिस्ता से अपनी आंखें खोल दी और ये देखकर मेरी रूह तक कांप गई कि मेरा देवर मेरे पाँव के पास बैठा हुआ था और उसकी आंखें बहुत अजीब सी हो रही थी। इसने अपनी शर्ट उतारी हुई थी और इसी वक्त मुझे महसूस हुआ कहीं से कमरे का फ्लैश ऑन हुआ था और फिर मेरा देवर बेहोश होकर बेड से नीचे जा गिरा था। मैं सोती ही बनी रही जब पर्दे के पीछे से भाभी और ताई जान निकली। ताई जान ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और भाभी से कहा, इस लड़की को अपने बेटे को जिंदगी से निकालने के लिए मुझे उनके मासूम से बेटे का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सोहेल 2 दिन बाद आ रहा है, तुम इसे ये कुछ तस्वीरें दिखा देना और वो खुद ही इसे घर से निकाल देगा। और मैं वैसे भी अपने छोटे बेटे को खाला के घर भेज रही हूँ। ताई ने कितनी गहरी और गंदी प्लानिंग की थी मुझे सोहेल की जिंदगी से निकालने के लिए। ये सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इस काम के लिए वो अपने छोटे से बेटे को भी नशा देकर मेरे साथ बिठाकर तस्वीरें बना रही थी। वो कैसी औरत और माँ थी कि इन पर थूकने को दिल कर रहा था। अगले दिन ताई ने मुझे मारना चाहा तो मैंने उनको ही धक्का देकर दीवार के साथ दे मारा और सोहेल को फ़ोन करके सब बता दिया और कह दिया कि वो मुझे छोड़ना चाहता है तो छोड़ दे। ताई ने भी सोहेल को खूब भड़काने की कोशिश की और अगले दिन सोहेल का फ़ोन आया कि वो मेरे लिए वीजा भेजकर मुझे भी अपने पास बुला रहा है और अपने घर वालों के इस गंदे खेल पर उनसे हमेशा के लिए ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया था। एक लंबे अरसे बाद फिर से मेरी जिंदगी में खुशियाँ लौट आई थी क्योंकि मेरा शौहर मुझ पर भरोसा करता था और मैं वाकई खुशकिस्मत थी जो जीवनसाथी की सूरत में दोनों बार मुझे हीरे जैसे शख्स मिले थे। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।